हाय, माइसेल्फ सुकुमार शर्मा। आई एम इंटर्न एट SMS मेडिकल कॉलेज। अभी 1.5 महीने की इंटर्नशिप बची हुई है। मैंने नीट PG 2020 में फ़र्स्ट रैंक हासिल की है। RPMT 2014 में भी मेरी फ़र्स्ट रैंक थी, वो वापस हुई थी RPMT, उसके अंदर भी मेरी फ़र्स्ट रैंक थी। उसके बाद में मेरे को SMS मेडिकल कॉलेज मिला, वहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा अच्छा पढ़ने का माहौल था। फर्स्ट ईयर के अंदर वहाँ से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, फिजियोलॉजी कंपैरेटिवली वीकर थी। उसके बाद में सेकेंड ईयर से जैसे ही हमारे यहाँ पे कल्चरल इवेंट होता था, उसके अंदर भाटिया कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उसको स्पॉन्सर किया था। उस टाइम पे हमारे सीनियर्स ने बोला कि आप ज्वाइन कर लो, तो उससे थोड़ा आगे हेल्प भी मिलेगा और थोड़ा डिस्काउंट भी हो जाएगा। तब सेकेंड ईयर में मैंने प्री फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया था भाटिया का, और तब से मैं उसकी रेगुलर क्लासेस ले रहा था। जो भी क्लासेस मेरी छूटी थी उनके लिए मैंने लास्ट में इंटर्नशिप के टाइम पे मैंने मैरो ज्वाइन किया था, और मैरो के जो भी सब्जेक्ट्स मेरे बचे हुए थे मैरो से मैंने उनको किया। पहले फर्स्ट टाइम पे मैंने कम्युनिटी मेडिसिन किया था, जिसमें मेरे को वीडियोज़ से मैं करने लगा, तो उसमें मेरे को लगभग 1 महीना लग गया था। तो फिर बाद में मेरे को लगा कि ऐसे सारे 19 सब्जेक्ट्स एक साल में यदि मैं वीडियो से देखूँगा तो कंप्लीट नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैंने उसका दूसरा वे यूज़ किया। पहले मैं उसको कंटिन्यूसली नोट्स देखता था कि यदि उसके अंदर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तब मैं उसको वीडियो में जा कर के उसी टाइम पॉइंट पे चेक करता था। फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स मैं अब सब्जेक्ट वाइज बात करना चाहूँगा, फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स से लेकर के फाइनल ईयर तक के लिए। सबसे पहले एनाटॉमी के लिए मैंने अश्विनी सर से क्लासेस ली थी भाटिया में, और वो क्लास मैं लगभग 2 या 3 बार ले चुका था, और उसका मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ। लास्ट में इंटर्न के टाइम पे भी यदि मैं बिना नोट्स पढ़े भी क्वेश्चन सोल्व करता तो लगभग 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाते थे। फिजियोलॉजी में मैं पहले से ही वीक था, और भाटिया में मैंने क्लास ली थी फिजियो की, लेकिन उसकी वजह से मैं उसको कम्प्लीटली रिवाइज़ नहीं कर पाया, और वो मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े वीक रह गए। तो उसके लिए मैंने इंटर्न के अंदर मैरो से भी थोड़ा यूज़ किया, और लास्ट में मेरे को अक्टूबर-नवंबर में प्रेप लैडर का रैपिड रिवीजन कोर्स मेरे को ऑफ़र किया गया था, तो उसके अंदर से मैंने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। फिर बायोकेमिस्ट्री स्माइली मैम ने पढ़ाया था भाटिया के अंदर, तो वो नोट्स सफिशिएंट थे। इसके बाद में सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स पैथोलॉजी के प्रवीण सर के नोट्स थे। प्रवीण सर के नोट्स भाटिया से मैंने बनाए थे, और वो मोर देन सफिशिएंट थे, उसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। माइक्रो सिविका मैम ने पढ़ाई थी, वो भी बहुत ही अच्छी थी। उसके अंदर जो बुलेट्स में जो पॉइंट्स होते थे और बॉक्सेस में जो लिखवाते थे वो बहुत ही हाई यील्ड थे, और उनका शुरू में लगा कि बहुत ही समझ में नहीं आने वाली सब्जेक्ट है, याद करने की सब्जेक्ट है, लेकिन लास्ट में बहुत ही हेल्पफुल रहे वो नोट्स। फार्मा मैंने भाटिया से की थी, भाटिया के नोट्स सफिशिएंट थे, केवल उसके अंदर कुछ CNS और ओपियोइड्स कुछ चैप्टर्स थे जो थोड़े से मेरे को इनसफिशिएंट लगे, और हाइल्ड जो क्वेश्चंस थे वो उनसे सोल्व नहीं हो रहे थे, तो उसके लिए मैंने मैरो का यूज़ किया। फॉरेंसिक मेडिसिन मेरा बिल्कुल सबसे वीक सब्जेक्ट रहा, और उसके लिए मैंने भाटिया से भी ट्राई किया, मैरो से भी ट्राई किया, लेकिन मैं जितना सफिशिएंट कर पाया उतना ही था। मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट इस नीट PG के स्कोर में फॉरेंसिक ही रहा। मेरे 35 जो टोटल क्वेश्चन गलत थे, उसमें से 6 क्वेश्चन फॉरेंसिक मेडिसिन के गलत थे। फिर ENT और ऑर्थो। ENT मैंने केवल और केवल मैरो के पर्ल से की है। जो भी थोड़ा बहुत हाई यील्ड क्वेश्चंस लगता था मेरे को, वो मैंने नोट्स में देखने की कोशिश की, लेकिन मोस्ट ऑफ द ENT मैंने मैरो के पर्ल से की है। ऑफ्थो मैंने मैरो से राजा रत्ना मैम की क्लास लेकर के की है। PSM मैंने शुरू से ही जो फर्स्ट टाइम पे इंटर्न में मैंने जो सब्जेक्ट चालू की थी वो PSM ही थी। मुखमोहित सिंह सर की क्लासेस मैंने ली, और उसका कंप्लीट उसके लगभग सारे वीडियोस मैंने देखे थे। मेडिसिन मैंने भाटिया के नोट से की थी। रजत सर ने जो क्लासेस ली थी वो लगभग मैं 2 बार ले चुका था, और उसकी वजह से मेरे को बहुत ही बेनिफिशियल रही वो क्लासेस। सर्जरी मैंने भाटिया से भी ली थी, लेकिन मैंने सर्जरी के लिए मेन फोकस रोहन सर की क्लासेस पे किया, जो मैरो से मैंने वीडियोस भी देखे थे, और लास्ट टाइम पे मैंने केवल नोट्स पढ़े, और उसमें जो भी समझ नहीं आ रहा था उनको मैंने वीडियो से सोल्व किया। उसके बाद में ऑब्स गायनी के लिए मेरे पास फाइनल ईयर से ही साक्षी अरोड़ा मैम की बुक थी, उससे ही पढ़ा था, और उसके क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे। और जो भी सब्जेक्ट मेरे को समझ में, जो भी टॉपिक मेरे को उसमें समझ में नहीं आता था, वो मैं मैरो की क्लासेस से जो वीडियोस थे उनसे देख लेता था। उसके बाद में जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं, शॉर्ट सब्जेक्ट में जैसे रेडियो हुआ और डर्मा हुई, ये मैंने भाटिया के नोट से की थी,
और वो मोर देन सफिशिएंट थी। उसके अलावा जो भी और शॉर्ट सब्जेक्ट्स थे जो मेरे को वीकर साइड में लगते थे उनको मैंने मैरो से किया, और जो बाकी शॉर्ट सब्जेक्ट्स थी उनके लिए भी मैंने भाटिया और मैरो और दोनों को मिला करके किया। और जो भी सब्जेक्ट मेरे को वीक लगती थी उसमें मैंने जो लास्ट टाइम में मेरे को प्रेप लीडर ने जो शॉर्ट कोर्स दिया था, रैपिड रिवीजन कोर्स, उसके अंदर केवल मैंने पीडिया के क्वेश्चंस किए हैं। उसके बाद में मैं अभी रिसेंट नीट का जो पेपर हुआ है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। वो पेपर मोर क्लिनिकल साइड में था, यानी कि उसके अंदर हिस्ट्री भी ज़्यादा दी हुई थी, और हिस्ट्री टेस्ट वो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन पूछ रहे हैं या फिर मैनेजमेंट पूछ रहे हैं। तो उसके लिए आई थिंक कि जो क्लिनिकल पोस्टिंग्स है वो बहुत ही हेल्पफुल रहती है। हमारे यहाँ पे लगभग थर्ड सेमेस्टर के अंदर जब क्लिनिकल पोस्टिंग्स चालू हुई तो मैं उसमें रेगुलरली जाता था। शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी लेकिन मैं फिर भी कंटिन्यूस रहा, और उसका मेरे को बहुत बेनिफिट मिला। जो भी क्लिनिकल केसेस वार्ड्स के अंदर देखते थे, और वैसे के वैसे यदि हिस्ट्री प्रेजेंट करके पेशेंट आ रहा है और सेम टू सेम इन्वेस्टिगेशंस है, आपने पहले उसका एक्सपोजर हो चुका है, तो वो क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। तो मेरे को उन चीज़ों में थोड़ा हेल्पफुल रहा। उस टाइम पे थोड़ा पेपर के टाइम पे थोड़ा नींद वाली परेशानी थी, लेकिन थोड़ा वो मैनेज हो गया क्योंकि मेरा पहले क्लिनिकल पोस्टिंग्स में थोड़ा अच्छे से किया हुआ था, तो मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। मैंने एज सच एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मेरी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के जस्ट बाद में चालू कर दी थी। मेरा मेन फोकस था कि मैं जो भी सिली मिस्टेक्स हैं या फिर मेरा टाइम मैनेजमेंट है उनको इम्प्रूव करूं। इसके लिए मैंने शुरू से ही टेस्ट देना चालू कर दिया था, और टेस्ट देने के साथ साथ मैं उसको रिव्यू भी अच्छे से करता था। और उसका मेरे को बेनिफिट ये रहा कि जो भी सिली मिस्टेक्स होती हैं उनको मैं अवॉइड कर पाया, मैं टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाया कि लास्ट टाइम में मैं पेपर को अच्छे से कर पाऊँ और विद इन टाइम लिमिट्स कर पाऊँ। क्योंकि एट लास्ट पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चंस आने हैं वो सभी नए होंगे, और वो पहले कभी पेपर्स देखे हुए नहीं हैं, क्वेश्चंस देखे हुए नहीं हैं, तो आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला है। जो ग्रांड टेस्ट दे रहे हो या फिर अदर टेस्ट हैं उनके अंदर जो भी पेपर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो यदि आपके देखे हुए नहीं है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ग्रांड टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस देखे हुए हैं तो वो इजीली जस्ट आपने डायरेक्ट स्नैपशॉट क्वेश्चंस हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन मेरा पहले देखा हुआ है, मैंने जस्ट आंसर कर दिया, तो मेरे को लगता है कि टाइम कम लगा है उसके अंदर। लेकिन असली में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, जो नए होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट पहले से करके चलना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट टाइम पे जो भी पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो बिल्कुल नए होंगे। जो ग्रांड टेस्ट के अंदर अपन क्वेश्चंस देखते हैं वो कुछ टाइम बाद में अपन लगातार कंटिन्यूसली ग्रांड टेस्ट दे रहे हैं तो वो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होने लग जाते हैं, तो हमको टाइम मैनेजमेंट का सही से ध्यान नहीं लग पाता है। इसलिए हमारा मेन इशू ये रहना चाहिए कि हम टाइम को मैनेज कर पाएँ लास्ट एग्ज़ाम के लिए। ऐसा हम कोई फिक्स टाइम नहीं बता सकते कि कितना टाइम इसके लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आप जब से भी चालू करो तो कंटिन्यूसली चालू करो। उसको बिल्कुल ध्यान में रखो कि मेरे को ये अचीव करना है, और उसके लिए टाइम कोई बाउंडेशन नहीं है। यदि थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट भी हो जाता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, स्ट्रेस किसी भी चीज़ का नहीं लेना चाहिए। और यदि कोई लेट भी चालू कर रहा है तो सब इतना कोई नेसेसरी नहीं है कि उसको अर्ली ही चालू करना था। यदि वो जिस पॉइंट ऑफ टाइम से चालू कर रहा है उसको फुल फोकस के साथ यदि वो अपना 100% देगा तो वो 100% सक्सेसफुल रहेगा। बहुत से लोगों के डाउट्स भी थे यूट्यूब के कमेंट्स के थ्रू और फेसबुक के कमेंट्स के थ्रू कि कौन कौन सी कोचिंग्स ज्वाइन की है और क्या क्या पढ़ा है, कैसे आपका टाइम टेबल रहता था, क्या प्रिपरेशन शेड्यूल था। तो उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि मैंने सेकेंड ईयर में ही भाटिया का प्री फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया था और मैं क्लासेस में रेगुलरली अटेंड करता था। थोड़ा बहुत डिले हो जाता था सुबह के टाइम पे, वो ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन मैंने रेगुलरली क्लासेस अटेंड किए। जो भी क्लासेस मेरी अटेंड नहीं हो पाई थी उनके नोट्स मैंने मैरो से देख लिए थे। फिर मैंने इंटर्न के अंदर मैरो ज्वाइन किया था। मैरो से मैं कुछ के वीडियोस देखे और मैक्सिमम मैंने नोट्स के थ्रू किया। जो भी मेरे को समझ नहीं आता था वो मैं वीडियोस से देखता था। मैं ग्रांड टेस्ट के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट था कि इस दिन ग्रांड टेस्ट देना है तो वो उसी दिन देना है, और मैंने टाइम भी फिक्स कर रखा था क्योंकि नीट का टाइमिंग फिक्स है 3:30 से 7, तो मैं ज़्यादातर टेस्ट मैंने 3:30 से 7 में ही दिए हैं। और उसका मेरे को बेनिफिट ये रहा कि मेरा टाइमिंग सेट हो गया। जो भी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उसी हिसाब से सेट हो गई कि मेरे को उस टाइम में नींद नहीं आएगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांड टेस्ट देता रहता था। जो भी मॉक टेस्ट मेरे को अवेलेबल होता था वो मॉक टेस्ट में दे लेता था। एम्स के अराउंड जो भी प्रेप लीडर का मॉक टेस्ट हुआ था उसको एम्स वाला मॉक टेस्ट मैंने दिया था, उसके अंदर मेरे को फर्स्ट रैंक मिली, तो उन्होंने मेरे को रैपिड रिवीजन कोर्स ऑफ़र किया था। उस टाइम पे इतना ज़्यादा
ध्यान नहीं था, तो वो कोर्स मैंने ले लिया, लेकिन उसका मैंने ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं किया। कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि पीडियाट्रिक्स और फिजियोलॉजी के लिए मैंने उसके क्वेश्चंस देखे थे। मैंने जैसे प्रिपरेशन चालू किया था तो मेरे को ये डाउट था कि क्या मैं हर सब्जेक्ट को टाइम पे पूरा कर पाऊँगा। इसके लिए मैंने भाटिया के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ऑफलाइन लिए थे कि मेरे को 7 दिन इस सब्जेक्ट के लिए मिले हैं, तो मैं 7 दिन के अंदर ये जितनी कंप्लीट हो जाएगी ये सब्जेक्ट पूरी करूँगा और टेस्ट दूंगा। यदि सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होती है तो मैं इसको एज सच छोड़ दूंगा और नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चला जाऊंगा। इससे क्या बेनिफिट है कि मेरी सब्जेक्ट भी जितना मेरे को ज़रूरत है उतना कंप्लीट हो जाती है और किसी सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगता, और कोई भी क्योंकि एवरी सब्जेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट, तो जो सब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कम टाइम भी नहीं मिलता है, सबको एक डिवाइडेड टाइम मिलता है जो कि अपने प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि एक सब्जेक्ट को हमने ज़्यादा टाइम दिया और लकीली उसमें से क्वेश्चंस कम आए तो अपने लिए एक माइनस पॉइंट ही होता है। लोगों का एक ये भी डाउट था कि मैं कितना फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पेपर सोल्व करता था, यानी ग्रांड टेस्ट देता था। इनिशियली जैसा भी मेरे का शेड्यूल था मैं उसके हिसाब से ग्रांड टेस्ट देता था। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगभग एक संडे को या फिर हर दूसरे संडे को होता था। उसके हिसाब से मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देता था और भाटिया के ग्रांड टेस्ट भी देता था। तो मेरा शेड्यूल इस टाइप था कि लगभग शुरू में हर 15 दिन में या हर 12-13 दिन में एक टेस्ट देता था। जैसे मेरी फर्स्ट रीडिंग अगस्त सितंबर में कंप्लीट हुई, उसके बाद से मैंने प्रेपलेडर का एक प्रोफॉर्मा देखा था, उसके अंदर एक शेड्यूल था, तो मैंने उसको मेरे हिसाब से चेंज किया और उसमें जो सब्जेक्ट वाइज जो टाइमिंग था उसी के हिसाब से मैंने सब्जेक्ट को टाइमिंग दी और हर 7 दिन में मैंने टेस्ट देना चालू किया। ये टेस्ट मैं लगभग दिसंबर तक देता रहा। नवंबर में थोड़ा वीकर साइड में चला गया था तो उसको जस्ट स्किप कर दिया मैंने। फिर दिसंबर के लास्ट टाइम में मैंने लगभग हर दिन टेस्ट दिया और उसको रिव्यू किया। इसका मेरे को बहुत बेनिफिट मिला। लगभग मैं ऑनलाइन 44 टेस्ट दे चुका था और ऑफलाइन भी लगभग 16 टेस्ट दे चुका था, तो लगभग 60 टेस्ट हो गए थे। और क्वेश्चन बैंक का बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल्स मेरे से सोल्व किए, तो मैंने क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल्स ज़्यादा सोल्व नहीं किए। मेरा लगभग 180 के अराउंड था, 178 के आसपास है। केवल इतने ही क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल सोल्व किए। तो लोग पूछते हैं कि यदि इतने से क्वेश्चन बैंक सोल्व किए हैं तो क्वेश्चंस कहाँ से आए, तो उसका सीधा आंसर ये है कि ग्रांड टेस्ट के अंदर 300 क्वेश्चन होते हैं, वो भी सारे हाई यील्ड होते हैं, और यदि अपन लगभग 60 ग्रांड टेस्ट सोल्व कर रहे हैं तो वो 18,000 के आसपास क्वेश्चंस बन जाते हैं, और वो भी हाई यील्ड टॉपिक्स से। तो वो मोर देन सफिशिएंट है, ज़्यादा और किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए, जो अपने पास अवेलेबल है उसी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब मैं CBT के बारे में बात करूँ तो मैंने डेम्स का CBT 3 और 4 लिया था। डेम्स के 3rd जो CBT था उसके अंदर मेरी 14th रैंक थी, और जो 4th CBT था उसके अंदर मेरी 8th रैंक थी। जो भाटिया का ग्रांड टेस्ट था वो भी मैंने लिया था, उसके अंदर जो फर्स्ट जो ग्रांड टेस्ट था GCLT उसके अंदर मेरी 10th रैंक थी, और जो सेकंड ग्रांड टेस्ट था उसके अंदर मेरी 4th रैंक थी। और मैरो के ग्रांड टेस्ट की रैंकिंग के बारे में शुरू में जब एम्स नहीं हुआ था उससे पहले जो भी पुराने टॉपर्स उसके अंदर टेस्ट दे रहे थे तो मेरी रैंकिंग पीछे ही आ रही थी। उसके अंदर लगभग 500 के आसपास, या कभी भी अंडर 100 नहीं था। जब भी जैसे ही एम्स कंप्लीट हुआ उसके बाद से फ़िल्टर हो गए लोग बाग, उसके बाद से मेरी टॉप 50 के अंदर रैंकिंग चालू हो गई। और जैसे जैसे ग्रांड टेस्ट आगे बढ़ते गए मैं अपनी गलतियों को रिव्यू करता गया और उनको सुधारने की कोशिश करता गया, तो मेरी रैंक्स टॉप 20 के अंदर आने लगी, और आफ्टर अगस्त मेरी रैंक टॉप 10 में आ रही थी, और उससे मेरा कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हुआ ही। जो लास्ट वाला नीट मॉक था बट इसका मैरो का, उसके अंदर मेरी 8th रैंक थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि आपको कुछ चीज़ अचीव करनी है तो उसका गोल ध्यान में रखना ज़रूरी है। गोल ध्यान में रखने के साथ साथ उसके ऊपर आपको काम भी करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ केवल इच्छा करने से प्राप्त नहीं हो सकती है, आपको उसके लिए वर्क तो करना ही पड़ेगा, और आपको केवल अपने काम पे ध्यान देना है। भगवान पे ये विश्वास रखना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो उसका फल तो हमेशा आपको मिलेगा ही मिलेगा, और वो अच्छा ही होगा। इसलिए आपको जो भी करना है वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ और फुल 100% दे करके करना चाहिए। रिजल्ट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए। रिजल्ट चेंज हो सकता है, रिजल्ट केवल एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना पढ़ाई की है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपका एग्ज़ाम डे कैसा था, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर कैसा सेट हुआ था, आपने जो पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन पेपर आए हैं या नहीं आया,
उस पर डिपेंड करता है। आपका उस टाइम मेंटल स्टेटस क्या है उस पर डिपेंड करता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, और कुछ हद तक लक पे भी डिपेंड करता है। टॉप 20 रैंक्स लगभग बराबर ही होते हैं, जस्ट थोड़ा बहुत क्वेश्चंस का ऊपर नीचे हो जाता है। एक दो क्वेश्चंस किसी के सही हो गए, किसी के गलत हो गए, तो उससे अपर रैंक्स डिसाइड हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। यदि टाइम वेस्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, जस्ट अपने पढ़ाई पे फोकस रखो। जो जितना भी टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए उसको यूटिलाइज़ करो। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द नेक्स्ट ईयर कैंडिडेट्स एंड मिड ईयर एग्ज़ाम्स, एंड थैंक यू वेरी मच।